अध्ययन को समर्पित सभी योद्धाओं को, अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 जो आरपीएससी के द्वारा 1 मई 2017 को आयोजित की गई थी, उसके ग्रुप 2 का प्रश्न पत्र हम हल करेंगे। इसमें कुल 100 क्वेश्चन हैं, तो आइए हम सभी इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, रोजा भाकर पहाड़ियाँ, इसराना भाकर पहाड़ियाँ और गिरवा पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित पहाड़ियाँ हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है 1। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं पाया जाता? तो बालू का स्तूप का कौन सा प्रकार है वो राजस्थान में थार के मरुस्थल में नहीं मिलता है? पैराबोलिक, तारा, बरखान, घुराऊ। तो पैराबोलिक मिलता है, तारा भी मिलता है और बरखान अर्धचंद्राकार स्तूप भी मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न 4 नंबर घुराऊ। प्रश्न नंबर 3, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग है, ग्वारगम, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। और इसका सही आंसर होगा रंगाई छपाई उद्योग। पाली और उसके आसपास के जो उद्योग हैं, उनकी रंगाई छपाई उद्योग के कारण जो प्रदूषित जल है वो लूनी और उसकी सहायक नदियों में मिलता है। तो लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण है रंगाई छपाई उद्योग। प्रश्न संख्या 4, बोराट का पठार जिसके मध्य में स्थित है वह है? तो बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगोंदा के बीच में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न 3 नंबर। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, यानी सर्दी ऋतु में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मावठ। 3 नंबर आंसर से कैसे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है? तो गुजरात से स्पर्श नहीं करने वाला जो जिला है वो प्रतापगढ़ है। प्रश्न संख्या 7, पश्चिमी राजस्थान में रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, लेकिन हमारे ऑप्शन में इनका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए यह प्रश्न है वो डिलीट हो गया है। प्रश्न संख्या 8, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से कितना क्षेत्र प्रभावित है? और इसका सही आंसर है 67%। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित हैं? तो चंबल नदी के द्वारा प्रवाहित जो क्षेत्र है उसमें बीहड़ है, और उन बीहड़ से प्रभावित जो जिले हैं वो हैं कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो नदी और दूसरी तरफ सहायक नदी। तो काली सिंध है, उसकी सहायक नदी है निवाज। बनास नदी है, उसकी सहायक नदी है सागी, और ये ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार सही युग्म जो है वो ये नहीं है। माही की सहायक नदी है अनास, हरण, चाप, मोरेन, तो ये सही है। साबरमती की भी सहायक नदी वाकल है, ये सही है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? तो कौन सी नदी है जिसे हम रुंडित सरिता या बिहेडेड रिवर कहते हैं? और वह नदी है बाण गंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 12 में कथन दिए गए हैं, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है। यह कथन है और इसका कारण है कि चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो देखो जो कथन है उसका ये कारण सही नहीं है। तो इस प्रकार इसमें कथन तो सही है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है, लेकिन यह इसलिए नियतवाही नहीं है कि इसका जल केवल सिंचाई में ही उपयोग किया जाता है, और फैक्ट के रूप में भी यह कथन कारण जो है वो सही नहीं है। तो ए सही है और आर गलत है।
प्रश्न नंबर 13, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? तो राजस्थान का फलोदी और पोखरण का जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूप से मुक्त है। ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी की जो पेटी है या कुबड़ पट्टी कहते हैं, ये अजमेर और नागौर में फैली हुई है और इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। प्रश्न नंबर 15 है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हमें यहाँ पर छांटना है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, तो ये कथन तो सही है, लेकिन यहाँ दिया है आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। जी हाँ, तो ये जो कथन है वो सही नहीं है और इसका सही आंसर यही होगा 15 का ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 16, बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बेराट यानी विराटनगर जो कि जयपुर में एक लौह सभ्यता है, उसका उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका सही आंसर है 1 दयाराम साहनी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो प्रश्न नंबर 17 में इसका सही आंसर होगा सुलेमान ने। तो सुलेमान ने गुर्जर और प्रतिहार राजवंश की जो सैन्य शक्ति और समृद्धि है उसका उल्लेख अपनी यात्रा के दौरान किया था। प्रश्न नंबर 18, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्णोराज अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। 2 नंबर है, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। और तीसरा तथ्य है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। तथ्य नंबर 4 है, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो इनमें से हमें चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो पहला कथन है वो तो सत्य है, उसने गजनवी के आक्रमण को खदेड़ दिया था, लेकिन वह नरवर्मन को पराजित करने में असफल नहीं रहा था, बल्कि उसने नरवर्मन को पराजित किया। तो यह जो कथन है वो सही नहीं है। और चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से उसने विवाह किया, ये कथन भी सही है। और वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, ये भी कथन सही है। तो 1, 3 और 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 में है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो रणथंभौर के ऊपर जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसमें उलूग खां और नुसरत खां को उन्होंने सेनापति बनाया था, जो कि पहले वाले जो प्रश्न पत्र है ग्रुप 1 उसमें भी ऐसा प्रश्न आया हुआ था। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नुसरत खां जो था वो उस युद्ध में मारा गया था, तो दुर्ग पर अधिकार है वो उलूग खां को सौंपा गया था। तो सही आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन खज़ाइन-उल-फुतूह में किया है अमीर खुसरो ने। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अमीर खुसरो की, खज़ाइन-उल-फुतूह। प्रश्न नंबर 21, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? तो राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद वे झाला अज्जा ने उनका जो राज चिन्ह है वो धारण किया था। तो इसका सही आंसर होगा 2। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो राजपूत सरदार थे जो राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो राम सिंह तंवर, जिनको राम शाह कहा गया, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुड़ावत और अशोक परमार। तो इसमें से 1, 2 और 3 राम सिंह तंवर, बीदा झाला और रावत कृष्णदास चुड़ावत, ये सभी इसमें लड़े थे। तो सही इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर। अशोक परमार जो था वो राणा प्रताप के पक्ष में नहीं लड़ा था। अशोक परमार को बिजोलिया की जो जागीर थी दी गई थी, तो ये राणा प्रताप के पक्ष में नहीं लड़े थे। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 है, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षा में, तो इस पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा कोटा। 4 नंबर। प्रश्न नंबर 25 है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो वर्धा से 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम है राजस्थान केसरी। बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और पिछले प्रश्न पत्र में आया था कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो उसका तो सही आंसर था 1944। और इस बार पूछ लिया है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और इसका सही आंसर है भोगीलाल पंड्या। प्रश्न संख्या 28, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात की राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। तो ये तथ्य भी आपको याद में रखना है। शंकर राव जो देव समिति थी उसको इसलिए गठित किया गया था कि धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जो जनता है वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती है या राजस्थान में। और इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें 3 सदस्य थे, अधिक अध्यक्ष के साथ में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें शामिल थे, तो कुल 3 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक देवता और उनके मुख्य स्थान। तो गोगा जी गोगामेडी नोहर में, मल्लीनाथ जी पिचियाक, पाबू जी कोल्लू मंडफलोदी और तेजा जी पर्वतसर नागौर। तो इसका तो बहुत ही सीधा सा आंसर है मल्लीनाथ है, इसमें सही नहीं है क्योंकि तिलवाड़ा में उनका मुख्य पूजा स्थल है तिलवाड़ा बाड़मेर में। प्रश्न नंबर 30, संत मावजी का संबंध है। तो संत मावजी का संबंध जो है वो सावला डूंगरपुर से है, तो इसका सही आंसर होगा 1। निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक है? बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। जाम्बोजी को बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कहा गया है, माना जाता है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आवानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? तो स्थापत्य शैली से संबंधित ये क्वेश्चन है और गुर्जर प्रतिहार शैली में बने मंदिर हैं। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और दोसा आवानेरी का हर्षद माता मंदिर। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? जी हाँ, विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। तो देखिए, जैसलमेर को किया है, आमेर को भी किया है और गागरोन को भी किया है। तो मांडलगढ़ होगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 34, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये 4 चित्रकार इसमें दिए हैं और ये किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा आमेर जयपुर शैली के चित्रकार थे। प्रश्न नंबर 35 है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? तो ये डूंगरपुर में भरता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन इसमें पूछ लिया है कि किस माह में भरता है। तो ये माघ माह में भरता है, इसका सही आंसर होगा माघ, यानी 4 नंबर। लांगोरिया नृत्य होते हैं, प्रश्न नंबर 37। लांगोरिया नृत्य केला देवी करौली के मंदिर में होते हैं। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से किस राजपूत शासक के द्वारा नेह तरंग की रचना की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है नेह तरंग, और नेह तरंग की जो रचना है वो बूंदी के शासक के द्वारा की गई थी, राव बुद्ध सिंह के द्वारा। 4 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? तो भील जनजाति के द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है गंवरी नृत्य है, जो नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है, यानी नृत्य और नाटक के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4,
राजस्थान मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर है 18 जनवरी 1999, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होती है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न नंबर 42 में राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित कथन है और कौन से कथन सही हैं ये हमें देखना है। तो वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। तो देखिए इसमें केवल सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वह राजस्थान में वह लाभ के पद पर जो है वो नहीं धारण कर सकते और उनको स्वविवेकीय शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं और केंद्रीय विद्यालयों के कुलाधिपति नहीं होते, वो राज्यों से संबंधित होते हैं, उनके होते हैं। तो इसमें केवल सी जो ऑप्शन है वो सही है कि वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। प्रश्न नंबर 43, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी। प्रश्न नंबर 44, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में सचिवालय में रैंक दिया हुआ है और सूची 2 में उनके कार्य दिए हुए। तो शासन सचिव का जो कार्य होता है वो नीति निर्माण से संबंधित होता है। परियोजना अधिकारी का जो कार्य होता है वो कार्यक्रम क्रियान्वयन से संबंधित होता है। अनुभाग अधिकारी जो होता है वो संपूर्ण पर्यवेक्षण करता है और जो सहायक होता है वो लिपिकीय कार्य करता है। तो इस प्रकार तो इसका सही आंसर होगा वो 2, 1, 3 और 5। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 45, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे? तो ये राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न नंबर 46, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है वह ऐसे भी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते, यानी अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती हैं वो भी मुख्य सचिव के पास होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1। प्रश्न संख्या 47, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल। तो जगन्नाथ पहाड़िया और इनका कार्यकाल रहा है 1980 से 1981, तो ये होगा 3 नंबर। बरकतुल्ला खान और इनका कार्यकाल 1971 से 1973 ईस्वी रहा है। भैरू सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 1977 से 1980 रहा है, जनसंघ की जो सरकार बनी थी। और मोहनलाल सुखाड़िया, इनका कार्यकाल 1954 से 1957 रहा है। हालांकि इससे लंबे समय तक रहे थे, ये 1971 तक, तो ये एक लंबे कार्यकाल तक रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया, तो ये सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो होगा वो 1 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 48, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख कौन है? तो विधिक प्रमुख जो होते हैं वो राज्य के राज्यपाल होते हैं। प्रश्न नंबर 49, राज्य के मुख्य सचिव का कार्य क्या है? तो राज्य के मुख्य सचिव का जो कार्य है वो कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में और राज्य के प्रधान के रूप में। सब इसमें राज्य का प्रधान जो है वो नहीं आएगा शायद, क्योंकि मुख्य सचिव का कार्य है वो राज्य का प्रधान नहीं है, क्योंकि राज्यपाल होता है। A, B, C और D सही जो उत्तर होगा वो होगा 1। प्रश्न नंबर 50, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है।
तो देखिए कि यह भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया था। दूसरा है कि यह नाभिकीय प्रसार की रोकथाम व उस सामग्री के साजो सामान व तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण करता है जिसका उपयोग नाभिकीय हथियारों के निर्माण में हो सकता है। वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं, तो ये सही नहीं है। और भारत ने जून 2016 में बीजिंग में पूर्ण बैठक में इसके सदस्य बनने का प्रयास किया था, ये भी सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए और बी। प्रश्न नंबर 51, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी। दूसरा है कि अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। सी, अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, संघीय सूची और प्रांतीय सूची में किया। और डी, अपशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी और डी। इसमें 2 कथन सही है, यानी बी हमारा सही है और डी भी सही है। प्रश्न संख्या 52, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है? तो गोवध निषेध जो है वो 48 से संबंधित है। वनों के संरक्षण से संबंधित भी इसी में प्रावधान है 48 ख में। तो प्रश्न नंबर 53, भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की थी? तो वो थी नरेंद्र मोदी, जब उन्होंने पड़ोसी देशों को अपने पहले ही शपथ ग्रहण समारोह में मई 2014 में बुलाया था। तो नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 54, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कितने विषय हैं? तो पंचायतों से संबंधित 29 विषय जो हैं वो शामिल किए गए हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? तो ये जो है वो न्याय आपके द्वार है जिनमें लंबित अदालती मामलों को निपटाना होता है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेशी दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया गया है। निम्न में से उस परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस योजना का हिस्सा नहीं है? और ये है रतन बिहारी जी बीकानेर, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। बाकी श्रीनाथ जी नाथद्वारा, गोविंद देव जी जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर, सभी जो हैं वो भारत के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के हिस्से हैं। इसमें 98 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। प्रश्न संख्या 57, 20 और 21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला संसद सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा महाजन। प्रश्न नंबर 58, राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद वीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो पंजाब का। 4 नंबर, 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और इनमें से कौन है? तो लड़ाकू विमान पायलट जो हैं वो कौन है जो प्रथम है? और इसका सही आंसर होगा मोहना सिंह। प्रश्न संख्या 60 है, निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? तो राजस्थान सरकार में उस समय जो संसदीय सचिव है वो नहीं है और वो थे अनंत कुमार। प्रश्न नंबर 61, राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेज के ओलंपियन राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम है क्या है? तो उनका नाम था श्री गोपाल सैनी। तो ये इनका खेल याद रखना, 3000 मीटर स्टीपल चेज, गोपाल सैनी। करंट अफेयर की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 62, राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था अपूर्वी चंदेला को। अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है और ये अवार्ड है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। जी हाँ, जैसे कि भारत में द्रोणाचार्य अवार्ड खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है और राजस्थान में दिया जाता है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। प्रश्न नंबर 64, 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाज प्रशिक्षक का नाम है सागरमल धायल। 3 नंबर, कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान
राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन कितना हुआ था? तो ये है 196.22 लाख टन। प्रश्न संख्या 66, 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में 2007 से 12 के बीच में कितनी कमी हुई है? तो कितनी कमी हुई है ये हमें बताना है, और ये है 18.86%। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो एक आसान प्रश्न है। श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति से संबंधित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर क्या है? जो बीमा की दर है वो वाणिज्यिक और उद्यानिकी फसलें हैं उनके लिए कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा 5%। प्रश्न नंबर 70 है। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो मानसिक आयु ज्ञात करने से संबंधित हमें इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो हमें देखना होगा कि उसकी जो वास्तविक आयु है वो कितनी है, 12 वर्ष है, और उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी है, 75 है। तो हमें उसकी मानसिक जो आयु है वो कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगी आपकी 3×9, तो 9 वर्ष उसकी मानसिक आयु। तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि विद्यार्थी की वास्तविक आयु गुणा उसकी बुद्धि लब्धि और बटा में 100। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो पिछले प्रश्न पत्र में भी ये प्रश्न आया था। तो बुद्धि परीक्षण जो है वो एक बुद्धि से संबंधित जो अध्याय है वो आप अच्छे से याद करें, और इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड बीने। प्रश्न नंबर 72, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? एसआर से संबंधित नहीं है। देखिए एसआर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो एसआर सिद्धांत से संबंध नहीं है, ये यहाँ पर उत्तर हमें जानना है, और इसका सही उत्तर होगा ब्रूनर, क्योंकि थांडाइक, स्किनर और पावलोव जो है वो इससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 74, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो अभिप्रेरणा का घटक जो है वो रटंत समर्थी नहीं है। प्रश्न नंबर 75, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? निर्देशन व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। प्रश्न नंबर 76, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत था उनका, जिनको अवलोकनात्मक अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। तो यह किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। ये तो एक परिभाषा जो है इससे संबंधित आती है, तो इसको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। स्किनर की परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 78, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है वो है शिक्षा मनोविज्ञान है, एप्लाइड साइकोलॉजी। और पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वुंट के द्वारा की गई थी। टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण के द्वारा किस तत्वों का मापन नहीं किया जाता? तार्किकता का मापन जो है वो टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण में नहीं किया जाता, बाकी लचीलापन, मौलिकता और धारा प्रवाहिता का मापन किया जाता है। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया वो नहीं है, सुडोल का इसमें आएगा। और प्रश्न नंबर 82, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT किसके द्वारा दिया गया है? तो TAT जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? और सही उत्तर होगा इसका मॉर्गन और मूर। प्रश्न नंबर 82, अच्छे समायोजन की विशेषता है, और अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशील होना। जी हाँ।
प्रश्न संख्या 84, टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं यानी अति उत्कृष्ट जो बुद्धि लब्धि है वो कौन सी होगी। तो 140 से ऊपर की जो बुद्धि लब्धि है वो अति उत्कृष्ट में मानी जाती है। 85 में है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है और उत्तेजना है वो संवेगात्मक विकास का भाग है। प्रश्न नंबर 86, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 87 है, निम्न में से अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 4, इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है। लिंकर स्केल है और ऑसगुड का सेमेटिक डिफरेंशियल स्केल है और द बोगार्ट्स सोशल डिस्टेंस स्केल भी अभिवृत्ति मापन की एक विधि है। तो इसका सही आंसर होगा इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। प्रश्न संख्या 88, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है। तो रुचि का पहलू नहीं है गति करना। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा का निराकरण करना। प्रश्न संख्या 90, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है। तो माउंट कोसिस्क्यू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2000 से 2200 मीटर के आसपास है इसकी ऊंचाई। पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो सही आंसर होगा 2। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो है वो निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका जो सही आंसर होगा वह उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें हैं वो दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती हैं। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली पवनें हैं। मलक्का जलडमरू मध्य किसे अलग करता है। तो मलक्का जलडमरू मध्य है वो मलेशिया को सुमात्रा यानी इंडोनेशिया से अलग करता है। तो मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं। तो इसमें मिसिसिपी की सहायक नदी है ओहायो, अमेजन की सहायक नदी है मेडेरा और मरे की सहायक नदी है डार्लिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। हांगो की सहायक नदी मिन नहीं है। तो सही आंसर होगा हांगे मिन। प्रश्न संख्या 95, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है। बहुत ही साधारण प्रश्न है, कक्षा 11 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, आरबीएससी की कक्षा 11 की भूगोल की पुस्तक में भी है मिल जाएगा आपको। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित। प्रश्न संख्या 96, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है। तो अनाईमुडी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है जो कि 2695 मीटर ऊंची है और दूसरी ऊंची चोटी है तोता बेटा। प्रश्न नंबर 97, उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं। तो उत्तरी पूर्वी जो शीत मानसूनी पवनें हैं वो कोरोमंडल तट पर शायद वर्षा करती हैं, कोरोमंडल तट पर, और शीतकालीन वर्षा यहाँ पर होती है लौटते हुए मानसून से। उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी वर्षा। डियागो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है वह है। तो डियागो गार्सिया द्वीप बहुत ही चर्चा में रहा है। ये सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है और यह द्वीप जो है वो वर्तमान में अमेरिका ने इसको लीज पर प्राप्त किया हुआ है और हिंद महासागर में यह स्थित है डियागो गार्सिया। प्रश्न नंबर 99, गंगा की सहायक नदी नहीं है और गंगा की सहायक नदी गोमती है, घाघरा है, सोन है। मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और अंतिम और 100वां प्रश्न, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। जय हिंद।